आई होप कि मेरे बच्चे सब अच्छे होंगे और बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हम लोग आज वापस पी वाई क्यू की सीरीज़ को लेकर के, पी वाई क्यू क्या मतलब, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज जो चैप्टर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों का वैसे भी बहुत फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों। और इसमें रदरफोर्ड मॉडल हो या बोर्स मॉडल हो, इसके बाद स्पेक्ट्रम की बात आती है, फिर इसके बाद में डी ब्रॉगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके बाद क्वांटम नंबर, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने टोटल ओवरऑल चैप्टर में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोग जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर्स मॉडल और स्पेक्ट्रम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की उम्मीद होती है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास में क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और क्वांटम नंबर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद में नोडल प्लेन जो सेक्शन बचता है लास्ट में, उसको लेकर के भी उम्मीद बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा क्या है, फाइंड आउट, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, वो वेव लेंथ पूछ सकता है या फिर वेव नंबर पूछ सकता है। फॉर शॉर्टेस्ट एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिशन ऑफ इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्रांजिशन की बात करता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में होता है। जब उसको एनर्जी दी जाती है तो वो हायर शेल में जाता है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, 10⁻⁸ सेकेंड, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट को अचीव करता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। जब नीचे से ऊपर वाली शेल में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पर स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब जाता है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जस्ट नियर बाई शेल होती है, उसमें सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। लेकिन जैसे जैसे शेल्स के बीच का गैप बढ़ता जाता है, वहाँ पर उसके एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता चला जाता है। और जब इनफाइनाइट के लिए ट्रांजिशन सोचा जाता है तो वहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होती है। आपसे क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट एनर्जी। अगर शॉर्टेस्ट एनर्जी है तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ से जस्ट उसके बाद वाली शेल की बात की जा रही है। अगर वो हाईएस्ट एनर्जी होता तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उससे इन्फिनिटी की बात की जाती। एनर्जी की बात हो या फिर फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही बात होती है बेटा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जब वेवलेंथ की बात होती है तो वहाँ पर उल्टा हो जाता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या दी गई है। कहा गया है अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन। अल्ट्रावायलेट, जब हम पहली शेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमको सीरीज़ मिलती है स्पेक्ट्रम में, लाइन की सीरीज़ जो मिलती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की आती है। सेकंड शेल में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर विजिबल रीजन की सीरीज़ आती है और इसके बाद में इंफ्रारेड आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुझसे कह रहा है अल्ट्रावायलेट रीजन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट n=1 पर है। इसके बाद जो शॉर्टेस्ट एनर्जी की बात आ रही है, शॉर्टेस्ट एनर्जी की बात आ रही है, यानी कि जस्ट उसके बाद वाली शेल का ट्रांजिशन से रिलेशन है, यानी n=2। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यानी कि 2 से 1 के बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद में हाइड्रोजन एटम है, यानी कि हाइड्रोजन एटम जिसके लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में ये हमें समझ रखनी है। अब इसके बाद याद क्या रखना है, फार्मूला। फार्मूला क्या है, जब बात वेवलेंथ की आती है तो उसको हम 1/λ, जिसको रिडबर्ग फार्मूले के नाम से जाना जाता है, और ये 1/λ ही वेव नंबर होता है। अगर मैं 1/λ का फार्मूला लिखूं तो RH, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, RH(Z²) 1/n1² माइनस 1/n2², ये रिडबर्ग फार्मूला है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए वैल्यू रखूँ, चलिए मान लीजिए मैं वेव नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर RH के टर्म में निकालूंगा। फिर मैं आपसे बोलूँगा की वैल्यू रखिए, Z की वैल्यू 1 हो चुकी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के ट्रांजिशन की बात कर रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 RH। ठीक है, ये मेरे पास में वेव नंबर निकल कर आ गया। अगर मुझसे कोई वेवलेंथ के बारे में कह रहा होता जैसा कि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वेव नंबर का इन्वर्स वेवलेंथ होता है, यानी कि लैम्डा निकालेंगे तो क्या लिख दिया जाएगा, 4/3 × 1/RH। अब जो RH है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁻⁷। अगर मैं यहाँ पर 1/RH रखूँगा तो इसकी जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम में 912 एंगस्ट्रॉम अगर आप याद रख लेते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आपके लिए आसान हो जाती है। यहाँ से 3 का डिवीजन करूँगा और फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। 3 का डिवीजन करूँगा तो कितना निकल कर आएगा बेटा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये निकल कर आया 1216 एंगस्ट्रॉम।
ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने क्या सीखा है, वेवलेंथ हो या वेव नंबर, फार्मूला लगता है रिडबर्ग फार्मूला। दूसरी बात हमने सीखी शॉर्टेस्ट एनर्जी या हाईएस्ट एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में इसी का अपोजिट हो जाता है वेवलेंथ के टर्म में, शॉर्टेस्ट मतलब जस्ट उसके बाद वाली क्षण, हाईएस्ट मतलब इन्फिनिटी, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे सेक्शन में चलते बड़ा। एक हमारे पास में फिर से वापस क्वांटम नंबर को लेकर के मैंने आपसे कहा था क्वांटम नंबर इज़ अ वेरी वेरी कंसर्निंग टॉपिक, राइट। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इसमें कोशिश ये है कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी आपको एक साथ बता दें, जहाँ से क्वेश्चन पिक किया जा सकता है, उसके कंसेप्ट को हम आपको समझा सकें। देखिए सबसे पहले क्या कहता है क्वांटम नंबर में, क्या ये हमको एंगुलर मोमेंटम बताता है। देखो क्वांटम नंबर बेटा 4 वैरायटी का होता है, आपको याद होगा। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे साइज़ के बारे में बताता है, ठीक है। और साइज़ का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते इसको हम, है ना। शेल के बारे में बताता, और शेल के बारे में पता चल गया तो साइज़ पता चल गई क्योंकि रेडियस पता चल गई है। एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, क्या वो मुझे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। आंसर है यस, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि जब बोर्स मॉडल के बारे में बात करते हैं तो बोर्स मॉडल में एक पॉस्टुलेट आती है, कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n times of h/2. This is what? This is the number of shell, or this is principal quantum number, right? तो ये शेल है, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर मुझे n की वैल्यू पता चल जाएगी तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है। यस, एब्सोल्युटली राइट। दूसरे के बारे में बात करते हैं कि पॉसिबल एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर फोर्थ शेल इज़ 1 2 3 4। चेक करते। हालांकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोग एक ऑप्शन करेक्ट पता चल जाता है तो ऐसे कंडीशन में मेरे लिए आसान हो जाता है कि भाई ये जो हमारे पास में बाकी ऑप्शंस हैं उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है कि भाई अगर मैंने ये निकाल लिया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरे ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बिल्कुल सही है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा बेटा। तो चेक करने के लिए पॉसिबल एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या मुझे एक बात पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मुझे ये पता है कि एल की रेंज 0 से लेकर के 0 to n-1 तक जाती है। क्या मुझे ये पता है। अगर मुझे ये पता है तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। एल की वैल्यू 0 से n-1, एन की वैल्यू कितना है 4 है बेटा, तो 4 - 1 यानी 3। एल की पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 1 2 एंड फाइनली 3। और अगर आपको याद हो तो दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि फोर्थ शेल में हमारे पास 4 तरह की सब शेल्स ही पॉसिबल हो सकती है, एस पी डी और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है। इसलिए 0 से 1 2 3 तक ही हो सकता है। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, यानी कि ये वाला बात हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। गॉट द कंसेप्ट, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर मेरे से कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम आयन फॉर m इज इक्वल टू 0 आर 12। देखो जब बात एजीमुथल की हो गई तो हमने देख लिया। अब बात आती है, क्या मेरे पास कोई और क्वांटम नंबर है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या मुझे ये याद है कि उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या मुझे उसकी रेंज याद है। क्या मैं ये जानता हूँ कि m की वैल्यू -l से +l तक हो सकती है। अगर ये मुझे पता है तो निश्चित रूप से मेरे लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अगर मैं L की वैल्यू 0 रखता हूँ, यानी कि ये सबशेल कौन सी होगी, सोचो जरा। सबशेल L की वैल्यू 0, अभी हम लोगों ने कहा था कि L की वैल्यू 0 S के लिए होती है, 1 P होता है, ठीक है। तो अगर S सबशेल है, L की वैल्यू 0 है बेटा, तो उसके लिए M की वैल्यू भी 0 होगी। यानी कि S सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके लिए M की वैल्यू 0 होती है। आगे चलते हैं बेटा, L की वैल्यू 1 लेते हैं। L की वैल्यू 1 लेंगे तो सबशेल हमारे पास P सबशेल आएगी, और M की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो M की वैल्यू -1 0 और +1 निकल कर आने वाली है। ऑलराइट।
अब यहाँ पर बात आती है कि -1 में कौन जाने वाला है, 0 में कौन जाने वाला है ना, और +1 में कौन जाने वाला है। ठीक है, हालांकि अगर डिजेनरेसी कंसेप्ट आपको याद है तो बहुत ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है, हम लोग सीक्वेंस में उठा के रख देते हैं। ठीक, अभी उसके बारे में भी जब इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग करेंगे तो देख लेंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास में एल के बाद 1 की वैल्यू के बाद में 2 की वैल्यू आती है, इसमें भी शब्शल है हमारे पास में डी और एम की वैल्यू जो निकलेगी वो -2 के बाद में -1 0 +2 ये मेरे पास निकल करके आएगी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम के लिए मेरे पास में m=0 के इलेक्ट्रॉन 12 है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो कैल्शियम के लिए मुझे निकालना तो ठीक है, पर मुझे पहले ये तो पता चले कि इलेक्ट्रॉन m=0 है कहाँ पर। L की वैल्यू 0 है तो भी 0 आ रहा है, P की वैल्यू 0 आ रही तो एक उसमें भी मिल रहा है, L की वैल्यू 2 आ रही, D सबशेल उसमें भी एक 0 मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि S में इलेक्ट्रॉन दिखेगा या P में अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन दिखेगा एक बीच वाले सबशेल में, बीच वाले ऑर्बिटल में, या फिर D में मुझे देखेगा बीच वाले ऑर्बिटल में, तो निश्चित रूप से हम इसको इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, +1 0 -1 D के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि -2 -1 0 +1 और +2। ठीक, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से, लास्ट सबशेल से निकलता है। तो लास्ट सबशेल से निकलता है तो एक काम करते हैं, देखिए पहले मैं कैल्शियम के लिए लिख लेता हूँ। ठीक, कैल्शियम के लिए लिखता हूँ, फिर इसके बाद में कैल्शियम आयन के लिए लिखूंगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। लेकिन जब कैल्शियम आयन की बात आती है, कैल्शियम आयन के लिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, लास्ट सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मेरे पास बचा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड फाइनली 3p6। क्वेश्चन ये है कि मुझे m=0 वाला चाहिए, और मैंने देखा कि s सबशेल में m=0 सारे इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ से दिख गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर जब P6 में बात करते तो 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 0 में वापस मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख गए हैं। फिर इसके बाद में S मिल गया, मुझे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 3p6 अगेन सेम पैटर्न, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस वाले में फिर से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब जितने भी मेरे पास यहाँ पर सबशेल दिख रही है सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए m=0 रखता है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास ऐसी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं m=0 वाले। तो 5 टू जा इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर होना 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। और इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल आर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स आर। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चा अक्सर गलती करता है बेटा। यहाँ पर जब बात ऑर्बिटल की आती है तो किसी भी ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन जब 3D में 10 इलेक्ट्रॉन की बात है तो वो ऑर्बिटल नहीं होता है बेटा, वो सबशेल होता है। अगर ये होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबशेल तो इलेक्ट्रॉन आते 10, क्योंकि बच्चा कहता है तो उसके पास में 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल की बात है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला भी सही नहीं है। सो राइट आंसर इज फर्स्ट वन। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है रेडियल नोड्स, और इसके बाद में फिर है हमारे पास नोडल प्लेन्स। ऑलराइट, देखो जब बात रेडियल नोड की आती है तो मेरे पास में एक रिलेशन होता है। रिलेशन है रेडियल नोड्स का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। रेडियल नोड्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, n-l-1। मैं यहाँ पर देखूंगा 2p के बारे में बात कर रहे हैं। 2p के लिए देखिए 2px वो तो ठीक है, ये बताता है n की वैल्यू कितनी हो गई है 2, और p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। रखेंगे बेटा वैल्यू यहाँ पर 2 - 1 - 1 = 0, यानी कि यहाँ पर रेडियल नोड मुझे मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन आता है क्या नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन के लिए l की वैल्यू नोडल प्लेन से डिसाइड की जाती है। उसका फॉर्मूला होता है नोडल प्लेन इज इक्वल टू l वैल्यू, और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, यानी कि इसका मतलब नोडल प्लेन मुझे 1 मिलने वाला है। क्वेश्चन ये है कि नोडल प्लेन कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा बेटा। नोड का मतलब आप
अच्छे से समझते होंगे, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है, और ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मुझे पी एक्स में उस प्लेन को ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुझे दिखने वाला नहीं है। तो क्या मैं पी एक्स को ड्रॉ कर सकता हूँ? पी सबशेल में जब हम ऑर्बिटल देखते हैं तो पी सबशेल का शेप डंबल शेप होता है, यानी कि ये वो जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, राइट? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि नोडल प्लेन कौन सा होगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है, ठीक? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है तो ये जो पूरी की पूरी एक्सेस है, इस पूरी एक्सेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जब बात प्लेन की आती है तो ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस पर अगर मैं कोई एक प्लेन ड्रॉ करूंगा तो वो जो प्लेन मुझे दिखेगा, वो प्लेन वो होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखने वाला नहीं है। तो दो लोब्स के बीच में जो ऐसे प्लेन आता है जो वाई एक्सेस से होकर के जा रहा होता है, वो वाई एक्सेस पे पड़ने वाला जो प्लेन है, उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये मेरे पास दो लोब्स है, बीच में इस तरह से मेरे पास में एक प्लेन आ रहा है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये एक नोडल प्लेन, इसी को हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया। आप इस जो हम लोग क्वेश्चंस के डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहिएगा और इनमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट मूल कंसेप्ट के लिए वापस आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।